हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और फिजिक्स का पेपर देने वाले हो तो मेरे प्यारो चो उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मेरे प्यारो चो आज हम वन शॉट वीडियो में चैप्टर जो पहला आप लोगों का फिजिक्स का है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में बताने वाले हैं मेरे प्यारो चो। ठीक है, इसमें आपके लघुत्तरीय, द्विगुत्तरीय, ठीक है, और अति लघुत्तरीय और साथ ही साथ न्यूमेरिकल जितने भी कंप्लीट में आप लोगों को इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाला हूं। और इसके बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत आप लोगों को नहीं है। ये वीडियो के माध्यम से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार कर लेना और एग्जाम में मेरे प्यारों बहुत अच्छे नंबर लेकर आओगे। उन्हीं प्रश्नों को लिया हो मेरे प्यारों चो 99% जो चांसेज हैं कि हाँ भाई कंफर्म है कि आने वाला है, उसी प्रश्नों को मैंने लिया है। पीडीएफ इसका मिल जाएगा मेरे प्यारों चो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन हो लीजिए। पीडीएफ आपको फ्री मिल जाएगा। यहां से सारे क्वेश्चंस को संभाल लीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन में कराया हूं। वन शॉट वीडियो मेरे प्यारों चो, डेली एक एक वीडियो वन शॉट देखने को मिलेगा। 14 चैप्टर है, आप लोगों के पूरे समाप्त कर दूंगा। बस मात्र 15-16 दिन में सारे चैप्टर्स आपके कवर हो जाएंगे और अच्छे नंबर लेकर आओगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से इस वीडियो को मैंने बनाया है। और पहला चैप्टर जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है उसको पूरा कंप्लीट कवर कराने वाला हूं मैं। देखिए मेरे प्यारों चो, पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा, उसको कौन रोकने वाला है। कह रहा है कि विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। तो विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम पूछा है मेरे प्यारों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं, इसके बाद पूरा का पूरा डेरिवेशन करके दिखाने वाला हूं अच्छे से समझाकर। तो विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम क्या कहता है मेरे प्यारों चो, कह रहा है कि कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का परिणाम उनके गुणनफल के अनुकरणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आप लोग भी जानते हो, सब लोग जानते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उनके गुणनफल के अनुकरणपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मेरे प्यारों चो इसको समझना कैसे, उसको ध्यान से पहले एक एक वर्ड समझिए। जब आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे ना, कभी जिंदगी में आप भूल नहीं पाओगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग मानेंगे यहाँ पे दो बिंदु आवेश बोला है कि दो बिंदु आवेश, एक बिंदु हम यहां मान लेते हैं, ठीक है, और एक बिंदु हम यहां मान लेते हैं, ठीक है। और इस बिंदु पे हम मान लेते हैं कि Q1 आवेश है और इस बिंदु पे हम मान लेते हैं कि Q2 आवेश है, ठीक है। और ये दोनों बिंदुओं के बीच की क्या है मेरे प्यारे, जो दूरी है। और दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को कह रहा है कि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं मेरे प्यारों, जो आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से डिनोट करते हैं। और इन दोनों बिंदुओं के बीच एक बल काम कर रहा है जिस बल का नाम है एफ। एफ से इसको डिनोट करते हैं। तो वही चीज मेरे प्यारों से बोला है यहाँ पे कि कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच, तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल का परिणाम, जो विद्युत बल का परिणाम एफ होगा मेरे प्यारों बच्चों, तो जो ये एफ होता है उनके गुणनफल के अनुकरणपाती होता है। ठीक, उनके आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती होता है। और यही एफ उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है समझिए, कह रहा मेरे प्यारे बच्चों कि जो एफ होता है, तो एफ जो होता है आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती होता है। तो आवेशों को गुणनफल मतलब Q1 गुणे Q2, इसके गुणनफल के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अनुकरणपाती होता है। मैंने अनुकरणपाती का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। और इससे हम लोग मान लेंगे मेरे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर पहला, ये आपका हो गया समीकरण नंबर पहला। फिर दूसरी लाइन क्या बोला है कि वही बल जो एफ है वह उनके दूरी के, दूरी क्या है आर, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी हमारे पास क्या है आर, तो आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब 1/r² हो जाएगा। उसके क्या होता है मेरे प्यार जो अनुकरणपाती होता है। और इसे हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। तो हम अपने से कुछ थोड़ी किए हैं, जो क्वेश्चन में बोला है वही हम किए हैं। जो बल होता है आवेशों के गुणनफल के अनुकरणपाती होता है, वही बल उनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती कर दिया। जो बोला है वही हमने किया है। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा मिलाने पर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि समीकरण पहला और समीकरण दूसरा मिलाने पे, तो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, तो समीकरण पहला समीकरण दूसरा मिलाने पर, मिलाने पर
चलिए मिला देते हैं। जब मिलाएंगे मेरे प्यारों जो समीकरण पहला और समीकरण दूसरा, तो क्या होगा कि ये जो एफ होगा मेरे प्यारों जो एफ जो है अनुपाती हो जाएगा। अब इसको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आपका Q1 गुणे Q2 और बटे में हो जाएगा मेरे प्यारों जो नीचे आर स्क्वायर। चलिए समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारों जो एफ है, इस अनुपाती का जब चिन्ह हम हटाएंगे मेरे प्यारों तो यहाँ पे एक नियतांक जुड़ जाएगा और नियतांक है के। अभी हो जाएगा के Q1 Q2 और बटे में आर स्क्वायर। ठीक है। अब जहां पर के क्या है मेरे प्यार तो नियतांक है, ये लिखना पड़ेगा। यहां पर लिख दें हम लोगों कि जहां पर के क्या है मेरे प्यार बच्चों, तो के बराबर एक नियतांक है। के क्या है तो एक नियतांक है। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से, जब इस के को हटाएंगे मेरे प्यार बच्चों तो एफ बराबर, जब इस के को हटाएंगे तो के की जगह पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और कोष्टक में इधर आपका Q1 गुणे Q2 और बटे में आर स्क्वायर हो जाएगा। मेरे प्यारों जो यही है मेरे प्यारों जो एफ। ठीक है। यही मेरे प्यारों जो विद्युत बल संबंधी कूलाम का नियम, यह फॉर्मूला यहां से मेरे प्यारों जो उत्पन्न होता है। मेन फॉर्मूला आप लोगों का यही है। क्लियर है। और एक चीज और लिख लीजिएगा कि यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है मेरे प्यारों बच्चों, वो 9 गुणे 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर क्या होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, 9 गुणे 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो यहां पे जाकर मेरे प्यारों बच्चों ये बिल्कुल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को डिटेल में समझ में आ गया होगा। कभी भी इस क्वेश्चन को आप भूल नहीं पाओगे, इतना बेहतरीन तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बताया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए मेरे प्यारों बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बार देखने को यह प्रश्न आप लोगों को मिलता है। कह रहा है कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी अगर आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। कहने का मतलब है, इसको समझिए ध्यान से। कह रहा है कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी, मान लीजिए कि यह पहला मैंने यहाँ पे कण मान लिया, ये दूसरा। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों बिंदुओं के बीच की क्या हो गई, दूरी हो गई। इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। और पॉइंट 1 पे जो है मेरे प्यारों बच्चों Q1 आवेश है और पॉइंट 2 पे हम Q2 आवेश मान लेते हैं। ठीक है। और यहाँ तक की पूरी दूरी जो मेरे प्यारों बच्चों वो R है। और वो बोला है कि अगर दूरी को हम आधा कर दें, R जो है वो आर न रहकर आर को अगर हम आधा कर दें, तो कह रहा है कि मेरे प्यार जो तब बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यही न बोला है कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी, तो दो आवेशित कणों के बीच की दूरी जो आर है, उस आर को अगर हम आधी कर दें तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उनके बीच जो एफ बल लगता है, इस एफ बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह पूछा है हमसे। ठीक है। तो देखिए कैसे हम लगाएंगे, तो कूलाम के नियम से ही लगने वाला है। तो हम लिखेंगे कूलाम के नियम से, यार्डिंग डालेंगे मेरे प्यारे बच्चों कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम अभी हमने देख के आया है। अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा कि कूलाम का नियम क्या है। तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कूलाम का नियम अभी हमने देखा कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। यही होता है कूलाम का नियम, अभी हमने देखा है। तो कूलाम के नियम से देखिए कैसे इसको हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अब हम जो बल नया बल मानेंगे, तो इसको एफ डैश मान लेते हैं। तो एफ डैश बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और इंटू Q1 इंटू Q2 बटे आर, त्रिज्या
क्या बोला है, तो त्रिज्या को बोला है कि त्रिज्या आधी कर दिया जाए, तो आर की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, आर बटे 2 रख देंगे। अब यह आर बटे 2 का क्या हो जाएगा मेरे प्यार जो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश बराबर मेरे प्यारो चो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे में आर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर और बटे 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4। अब हम क्या करेंगे कि 4 को ऊपर ला देंगे, 4 को ऊपर लाएंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का एफ डैश बराबर निकल के आ जाएगा 4, जब ऊपर जाएगा गुणा में हो जाएगा तो 4 को पहले ही लिख लो, कि 4 को पहले लिख लो, कोष्टक में यह हो जाएगा आप लोगों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में इधर क्या बच गया, Q1 गुणे Q2 और बटे नीचे बच गया आप लोगों का आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है मेरे प्यार बच्चों। चलिए तो अब यहाँ पे निकल के क्या आ रहा है कि एफ डैश बराबर 4 गुणे, अब ध्यान से एक चीज देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर, इसके बराबर हमने क्या माना है मेरे प्यार बच्चों, तो देखिए यही तो चीज है, इसके बराबर हमने एफ माना है, तो इतना चीज को हमने अगर एफ माना है तो वही चीज तो यहाँ पे लिखा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे एफ, तो इसके बराबर हम एफ लिख देंगे। अब यहाँ पे कंक्लूजन निकल के सामने अगर आ गया आप लोगों को कि क्या बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मेरे प्यार जो बल जो होगा वो पहले का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो यहाँ पे आंसर निकल के आया कि बल बल जो है वो पहले का 4 गुना, पहले का 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, यह आंसर निकल के सामने आ गया। तो क्लियर हो गया, आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों कि यदि दो आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बल जो होगा वो पहले बल का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं, कभी नहीं भूल पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी नहीं, और पूरा का पूरा नंबर लेकर आओगे। चलिए ये भी प्रश्न हमने क्लियर करा दिया, दूसरा प्रश्न भी कवर हो गया, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारों चो अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर तीसरा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आवेशों के बीच क्या बोला है, कि आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता का विमीय सूत्र निकालिए। विद्युतशीलता मतलब मेरे प्यारों चो एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र पूछा है, विमा पूछा है। तो चलिए मेरे प्यारों चो, और कूलाम के नियम से ही लगाना है क्योंकि बोला है कि आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल, तो आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल तो कूलाम का नियम ही होता है, तो कूलाम के नियम की सहायता से विद्युतशीलता का विमीय सूत्र निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग लिखेंगे कूलाम के नियम से, क्या लिखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, कूलाम के नियम से। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम तो अब आप लोगों को पूरा बेहतरीन तरीके से याद हो गया होगा कि कूलाम का नियम क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों। कूलाम का नियम कहता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे में क्या होता है आर स्क्वायर। यही होता है हमारे प्यारे बच्चों कूलाम का नियम, ठीक है, कूलाम का नियम। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 गुणे Q2 बटे आर स्क्वायर। कितना बेहतरीन तरीके से याद हो गया। चलिए अब इससे हमें क्या निकालना है, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्योंकि विद्युतशीलता। तो आप देखिए ध्यान से, एप्सिलॉन नॉट को F की जगह भेज दीजिए, F को नीचे भेज दीजिए, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई, 1/4 पाई गुणे Q1 इंटू Q2 और बटे में F गुणा होगा तो इसमें आके गुणा कर दो, तो हो जाएगा आप लोगों का F गुणे आर स्क्वायर। होगा कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल होगा, यहां तक किसी बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहां से एप्सिलॉन नॉट बराबर निकल के आएगा, ठीक है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा कि जब विमान निकालने के लिए दे विमीय सूत्र, तो जब विमीय सूत्र निकालने के लिए दे तो जो कांस्टेंट वैल्यू नियतांक होता है, ठीक है, नियतांक में मेरे प्यारे बच्चों जैसे आप लोगों का ये 4 पाई हुआ, तो ये 4 पाई जो है मेरे प्यारे बच्चों नियतांक है, तो नियतांक को नहीं लेते हैं, ठीक है। जब भी विमान निकालने की बात आए तो नियतांक को छोड़ देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को छोड़ देते हैं। तो 1/4 पाई को जब छोड़ दोगे तो बचेगा क्या आपके पास, बचेगा इधर आपका Q1 इंटू Q2 और बटे में बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आर स्क्वायर बच जाएगा।
इतना बचेगा। और आपको मालूम है एक चीज कि Q बराबर क्या होता है, तो Q बराबर I इंटू टी होता है। आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है कि नहीं, ये नॉर्मल फॉर्मूला तो सबको मालूम होगा कि आवेश बराबर धारा गुणे समय होता है। और आपको मालूम है मेरे प्यार बच्चों कि यहाँ पे अगर हम Q की बात करें, किसकी बात करें, Q की, तो Q मतलब आवेश की अगर हम बीमा की बात करें, अगर आवेश का अगर हम बीमा निकालने का प्रयास करें, तो आवेश का बीमा कैसे निकलेगा, धारा। तो धारा का अगर हम यहाँ पे बीमा देखें तो धारा मतलब एम्पियर, तो यह आपका क्या हो जाएगा, धारा का आई का ए, ठीक है। और टी मतलब समय, समय का क्या होता है मेरे प्यारों जो टी होता है, तो हो जाएगा टी, ए और टी। तो आवेश का जो अगर बीमा की अगर हम बात करें तो आवेश का बीमा हो जाएगा ए टी, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ये आवेश का आप लोगों का बीमा हो गया। इसी तरह अगर हम एफ की बात करें बल का, तो एफ बराबर बल की बीमा क्या होता है, तो बल का बीमा होता है एम एल टी पे पावर माइनस दो, ठीक है। यह होता है बल की बीमा, ये आपको भी मालूम है। इसी तरह अगर हम बात करें दूरी, ठीक है, तो चाहे दूरी दे, चाहे आपका लंबाई दे दे, ठीक है, और चाहे आपका ऊंचाई दे दे हमारे प्यारे बच्चों, तो लंबाई दे दे, दूरी दे दे, ऊंचाई दे दे, वो किसमें नापते हैं, हमेशा मेरे प्यारे बच्चों लंबाई का जो बीमा होगा वो एल से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा एल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ हमने यहाँ साइड में निकाल के आपको दिखा दिया। अब इन्हीं के इंक्लूड करके इसको हम लोग बनाएंगे, देखिए कैसे। तो यहाँ पे मेरे प्यारों क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब देखिए Q1, ठीक है। तो यहाँ Q1 आवेश का बीमा क्या होगा, तो बीमा क्या है आवेश का एटी, तो ये हो जाएगा हमारे प्यारों एटी, ठीक है। इसी तरह Q2 आवेश, तो Q2 आवेश भी वही है, तो आवेश की बीमा वही हम लिखेंगे फिर से एटी, क्लियर है। और बटे में क्या बोला है मेरे प्यारों कि आर स्क्वायर, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे आर स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ एफ तो भूल ही गए हैं, एफ तो बचेगा ना, यहाँ पे एफ इंटू आर स्क्वायर होगा ना, एफ इंटू आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एफ इंटू आर स्क्वायर। तो एफ बल, बल का बीमा भी हमने देखा कितना है, एम एल टी पे पावर दो, तो हो जाएगा एम एल टी पे पावर माइनस दो, ठीक है। बीमा को ऐसे बड़े कोष्टक में लिखते हैं। और क्या बोला है आर स्क्वायर, तो आर मतलब दूरी, और दूरी को हम लोग लंबाई से नोट करते हैं, तो एल आर स्क्वायर लेते हैं भी हो जाएगा मेरे प्यारों एल स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आ गया, किसी बच्चे को डाउट नहीं। तो अब यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का जो विमीय सूत्र निकल के आ गया, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र जो निकल के आ गया वो आ जाएगा आप लोगों का, इसको मिलाकर लिख देते हैं। तो अब मेरे प्यारों ध्यान से समझिए, ये जो नीचे वाली वैल्यू है उसको हम लोग ऊपर भेजेंगे, नीचे वाले वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारों हम लोग ऊपर भेजेंगे। तो एक बार पहले हल कर देते हैं इसको, ए एटी है, ए भी एटी है, तो एटी और एटी मिलके क्या हो जाएगा, देखो ए और ए, तो ए मिलके हो जाएगा मेरे प्यारों ए स्क्वायर, टी और टी मिलके हो जाएगा मेरे प्यारों टी स्क्वायर। तो ऊपर आपका क्या आ गया ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और नीचे आपका बच जाएगा कोष्टक में यहाँ पे एम एल टी पे पावर माइनस दो, और इधर बच जाएगा एल स्क्वायर, बचेगा कि नहीं, बिल्कुल बचेगा। तो अब नीचे वाले वैल्यू को ऊपर लेके जाइए, तो नीचे वाली वैल्यू को जब ऊपर लेके आप जाओगे तो क्या होगा, ये जो प्लस में सारी चीजें किस में हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी। जैसे m पे पावर एक है, तो m पे पावर जब ऊपर जाएगा तो m पे पावर माइनस एक आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m पे पावर माइनस एक। इसी तरह l, देखिए l पे पावर यहाँ पे मेरे पास देखो l, और ये भी एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर यहाँ पे एल पे पावर एक है, तो दोनों जुड़ेगा तो एल पे पावर प्लस तीन हो जाएगा, तो एल पे पावर प्लस तीन जब ऊपर जाएगा तो एल पे पावर माइनस तीन आ जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह टी पे पावर माइनस दो है, तो टी पे पावर माइनस दो है, जब टी पे पावर माइनस दो ऊपर जाएगा तो टी पे पावर प्लस दो हो जाएगा, और टी पे पावर प्लस दो और टी पे पावर प्लस दो दोनों मिलके हो जाएगा टी पे पावर प्लस फोर हो जाएगा, और इधर बच गया आपका ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों विमा एप्सिलॉन नॉट का मतलब विद्युतशीलता का। तो विद्युतशीलता का विमीय सूत्र यहाँ पे निकल के आ गया एम इनवर्स एल पे पावर माइनस तीन टी पे पावर फोर ए स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया ये विमीय सूत्र। अब इतना आसान एक एक वर्ड कोई बताने वाला नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि प्रश्न आने वाले हैं आपके। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो तीसरा प्रश्न भी अच्छे तरीके से मैंने कवर करा दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा
मात्रक व बीमा लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखना है, मात्रक लिखना है, वो बीमा लिखना है। तो देखिए क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र कोई ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक समान विद्युत क्षेत्र ये ले लिया, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई एक बिंदु यहां मैंने लिया, किसी बिंदु पर धन आवेश मतलब प्लस क्यू, धन आवेश परीक्षण रखने पर, तो यहां पे हमने प्लस क्यू आवेश यहां पे रख दिया। तो प्लस क्यू आवेश रखने पर मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, या प्लस क्यू आवेश लगाने पर जो बल उत्पन्न होगा, ठीक है, यहां से मेरे प्यारे बच्चों इस समान विद्युत क्षेत्र पे जो यहाँ पे बल उत्पन्न होगा, तो उस बल की तीव्रता को ही हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। और ये आपका क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। वही बोला है ना, देखिए ध्यान से, सब परिभाषा पे डिपेंड करता है। बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये आप लोगों का एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। इसमें हमने कोई धन परीक्षण आवेश पर, क्यू पर लगने वाले जो बल, तो लगने वाले बल की जो तीव्रता है, तो लगने वाले बल की जो तीव्रता बताता है, तो लगने वाले बल की तीव्रता को हम मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे और लिख लीजिएगा कि इसे हम ई से दर्शाते हैं। लिख लीजिएगा कि इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, मतलब इसे हम किसे, ई से दर्शाते हैं, ई से दर्शाते हैं। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, इसे हम ई से दर्शाते हैं। और आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला क्या होता है, तो ई बराबर फार्मूला होता है एफ बटे क्यू नॉट। यह फार्मूला आपको मालूम होगा मेरे प्यारे बच्चों, एफ बटे क्यू नॉट। एफ क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बल, और क्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश है। ठीक है, एफ क्या है यहाँ पे, बल है, और क्यू क्या है आपका, आवेश है। अब यहां से हम प्यारे बच्चों क्या निकालेंगे, इसका मात्रक निकालेंगे। तो यहां से मात्रक देखिए बिल्कुल आसान तरीके से निकल जाएगा। तो यहाँ मात्रक बराबर क्या होगा, सबको मालूम है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और प्रति, क्यू, क्यू मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम जो है वो यहाँ पे मात्रक हो जाएगा इसका, न्यूटन प्रति कूलाम। या इसको इंग्लिश में ऐसे लिखता है कि न्यूटन प्रति कूलाम, ऐसे भी लिख कर देता है। क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। बीमा भी पूछा था, चलिए बीमा भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बीमा कैसे निकलेगा, देखिए ध्यान से। तो बीमा बराबर क्या होगा, तो बल का बीमा तो अभी हम लोगों ने देखा क्या था, एम एल टी पे पावर -2। ये क्या होता है मेरे प्यार जो, बल का बीमा। और बटे में आवेश, आवेश का बीमा भी हम लोगों ने देखा एटी होता है। अभी पहले वाला प्रश्न में देखा ना, पिछले वाला प्रश्न में क्या होता है, आवेश का बीमा एटी होता है। तो एटी को हम ऊपर कर देंगे। जब एटी को ऊपर करेंगे मेरे प्यार बच्चों, तो एम एल टी, ये हो जाएगा एम एल टी। अब टी पे पावर -2 है, और यहाँ पे टी पे पावर 1 है, और जब ये टी पे पावर +1 ऊपर जाएगा तो टी पे पावर -1 हो जाएगा। तो -1 और -2 मिलकर हो जाएगा -3। इधर बच गया आपका ए। तो यहाँ पे नीचे ए पे पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ए पे पावर -1, मतलब ए का इनवर्स हो जाएगा। तो हो जाएगा मेरे प्यार जो बीमा। ठीक है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की बीमा हो गया। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, क्लियर है, और ये इसकी परिभाषा है। तो बिल्कुल ये प्रश्न समझ आ गया ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा भी मैंने बता दिया, मात्रक और बीमा तीनों बता दिया। अब कभी भूल नहीं छोड़ पाओगे, कभी भूल नहीं पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, और अच्छे तरीके से इसको लिख के आ जाओगे एग्जाम में। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 5वां। देखिए प्रश्न नंबर 5वां भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में देखोगे तो प्रश्न पूछता है। क्या है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझो, सबसे पहले आप विद्युत द्विध्रुव जानो कि किसे कहते हैं। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, पहले ये आप जानिए
इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जानते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो दो विपरीत प्रकार के आवेशों को, दो विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे से न्यूनतम या अल्पतम दूरी पर रखने पर जो संरचना बनती है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, मैं जो बोला हूं उसको नोट कर लीजिएगा। कहने का मतलब है कि दो विपरीत प्रकार के आवेश, यहां पे अगर हम प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं और इस बिंदु को, और एक बिंदु यहां मान लेते हैं, इस पे हमने माइनस क्यू आवेश ले लिया, तो दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से न्यूनतम या अल्पतम दूरी पर रखने पर, देखिए इतने दूरी पे हमने अल्पतम दूरी पे इसको रखने पर जो संरचना बनती है, ठीक है, यहाँ पे इनके बीच की दूरी को मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बीच में पॉइंट अगर हम ओ मान लेते हैं, तो इनके बीच की दूरी अगर यहां से लेके एल है और यहां से लेके भी एल है, तो यह पूरी दूरी क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 2L हो जाएगी। होगी कि नहीं? बिल्कुल होगी। तो वही कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि दो विपरीत प्रकार के आवेशों को एक दूसरे के न्यूनतम या अल्पतम दूरी पर रखने पर जो संरचना बनती है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और यहाँ पे क्या पूछा है हमसे? यहाँ पे पूछा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? कि दो आवेशों में से, आप सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझिए क्या बोला है कि दो आवेशों में से, ये जो दो आवेश है, चाहे प्लस क्यू लीजिए चाहे माइनस क्यू लीजिए, तो दो आवेशों में से किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी, ये जो 2L है वो अल्पतम दूरी है, तो 2L मतलब अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं मेरे प्यार बच्चों। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम P से डिनोट करते हैं। तो P बराबर क्या होगा कि दो आवेशों में से किसी एक आवेश का मान, तो किसी एक आवेश का मान हम मान लीजिए Q ले लिया, ठीक है, तो दो आवेशों में से किसी एक आवेश का मान तथा उनके बीच अल्पतम दूरी, तो अल्पतम दूरी क्या है? 2L, तो उनके बीच अल्पतम दूरी के गुणनफल, तो इसका गुणनफल कर दिया, गुणनफल को ही हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये फार्मूला बन गया P बराबर Q इंटू 2L, जो परिभाषा बोला है उसी पे हमने फार्मूला बना दिया। ठीक है, तो P बराबर Q इंटू 2L होता है मेरे प्यार बच्चों। अगर मात्रक की अगर हम बात करें, मात्रक भी पूछा है ना, तो देखिए मात्रक इसका कैसे निकालेंगे। तो मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? सबको मालूम है यहाँ पे Q क्या है? आवेश। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो हो जाएगा कूलाम। और L क्या है मेरे प्यार बच्चों? लंबाई। तो लंबाई का मात्रक मेरे प्यार बच्चों सबको मालूम है क्या होता है? मीटर। तो कूलाम मीटर जो है वो आ जाएगा इसका मात्रक। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम मीटर हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं C और M से, कूलाम मीटर। और क्या पूछा था इसमें? बीमा भी पूछा है ना, चलिए कोई बात नहीं, बीमा भी निकलते हैं। तो यहाँ बीमा बराबर क्या हो जाएगा? तो बीमा बराबर मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए कूलाम आवेश है, तो आवेश की बीमा अभी हमने देखा, याद हो गया होगा, AT। आवेश की बीमा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? AT इंटू, अभी मैंने पूछा लंबाई रहे चाहे दूरी रहे चाहे ऊंचाई, उसका बीमा L होता है। क्या होता है? L होता है। जब इसको मिलाकर लिखेंगे तो इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं LTA। तो LTA जो है मेरे प्यारे बच्चों ये बीमा हो गई। तो यहाँ पे मैंने बीमा भी बता दिया, मात्रक भी बता दिया, साथ ही साथ उसका परिभाषा भी बता दिया। तो यह वैद्युत द्विध्रुव का भी परिभाषा मैंने बता दिया, और ये तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दिया ही है। तो सब कुछ मैंने बता दिया डिटेल में, बचा ही क्या है? कुछ नहीं बचा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 5वां भी आप लोगों को समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 क्या बोला है कि वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा व मात्रक लिखिए। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और मात्रक, दो ही चीज पूछा है। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं वो देखिए, बोला है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब समझिए कहना क्या चाह रहा है। कहना यह चाह रहा है, कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, मान लीजिए कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या कोई वैद्युत क्षेत्र है, यह वैद्युत क्षेत्र आपका E है, ठीक है, समान वैद्युत क्षेत्र E है। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, यहां पे कोई हम अगर काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं, ठीक है, जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा। ये आपका क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है। तो यह कह रहा है कि काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत, अगर यहां पे अगर लंबवत
बल रेखाएं यहाँ पे आ रही हैं, ये लंबवत बल रेखाएं हैं, मैं यहाँ पे खींच देता हूँ, देखिए 90 अंश की डिग्री पे आती हैं लंबवत बल रेखाएं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सिंपल। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आ गया, यही कहना चाह रहा है। अब देखिए विद्युत फ्लक्स को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, फाई ई से। किसे, फाई ई से। तो फाई ई बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, समाकलन, ठीक है, समाकलन, यहां पे ए होगा एरिया, ई इंटू डी ए, ठीक है, ये होता है फाई ई बराबर फार्मूला। ठीक है, फाई ई बराबर मेरे प्यार जो फार्मूला होता है। डी ए क्या है, तो डी ए जो है छोटे से क्षेत्र का क्या है, क्षेत्रफल। अगर हम इसके छोटे से क्षेत्र का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, वो है आपका डी ए। ठीक है, आपको मालूम होगा मेरे प्यारो बच्चों एक फार्मूला कि बी इंटू ए, तो बी वेक्टर ए वेक्टर बराबर फार्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। मतलब यहां से वेक्टर हटेगा तो यहाँ पे कॉस थीटा जुड़ेगा, ये फार्मूला आप लोग जानते हो। तो वही फार्मूला यहाँ पे भी काम करता है, यहाँ पे भी वेक्टर होगा ई वेक्टर और यहाँ पे हो जाएगा ए पे वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे मेरे प्यार, ध्यान से समझेंगे। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई बराबर, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों, कि समाकलन, समाकलन ए यहाँ पे ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फाई ई बराबर, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, समाकलन ए, हमने क्या किया कि जब वेक्टर हटा देंगे तो कॉस थीटा जुड़ेगा, तो हो जाएगा ई इन ई डी ए कॉस थीटा। फार्मूला के हिसाब से, जो फार्मूला बना है उसके हिसाब से। क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि फाई ई बराबर, अब ये जो यहाँ पे ई है, ई को हम क्या कर देंगे बाहर, ई को बाहर कर देंगे, यहां से कॉस थीटा को बाहर कर देंगे। तो ई कॉस थीटा जैसे बाहर जाएगा तो यहाँ पर जाएगा आपका समाकलन ए और ये हो जाएगा डी ए। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं। और आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर समाकलन डी ए, अगर डी ए का समाकलन करें तो यहाँ पे ए होगा, अगर डी आर का समाकलन करते हो तो यहाँ पे आर होता है, ये आप लोग जानते हो। तो डी ए का समाकलन करेंगे तो ए होगा, तो यहाँ पे बस हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये हो जाएगा फाई ई बराबर मेरे प्यारे बच्चों, फाई ई बराबर, ये तो इसी तरह आएगा ई कॉस थीटा, और समाकलन डी ए का हमने किया तो यहाँ पे सिर्फ ए देखने को मिला इस फार्मूले के हिसाब से। मैथ वाले बच्चे समझ गए होंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा फाई ई बराबर ई, ई के बाद ए को आगे लिख दो, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ई ए कॉस थीटा मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का फाइनल फार्मूला बन के यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों तैयार हो गया। क्लियर है। चलिए यहाँ पे फाई ई क्या है, तो वैद्युत फ्लक्स। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फाई ई क्या है, तो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, और ई की अगर हम बात करें, ई क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ई जो है वैद्युत क्षेत्र है, समान वैद्युत क्षेत्र। तो ई जो है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका वैद्युत क्षेत्र है। और ए क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ए जो है वो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, ये जो है वो पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखो एक एक वर्ड बता रहा हूं, कोई ऐसा पॉइंट छोड़ूंगा नहीं कि जो आपको ना समझ में आए। ये जो है वो पृष्ठ का क्षेत्रफल है। और कॉस थीटा की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो वैद्युत बल रेखाएं पे कितना अंकल का कोण बन रहा है वो है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसका पूरा का पूरा सूत्र ही निकाल कर दिखा दिया, परिभाषा के साथ साथ सूत्र भी निकाल के दिखा दिया, और इसका मात्रक भी पूछा था मेरे प्यारे बच्चों ने। तो देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इसका मात्रक। तो मात्रक बराबर मेरे प्यारे बच्चों, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, या इसी को हम मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोलता है। ठीक है, वोल्ट मीटर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर भी होता है और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है। तो दोनों याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को डिटेल में, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये भी प्रश्न मैंने बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, डेरिवेशन वाला प्रश्न है।
कि गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग बताइए। अब एक चीज बता दूं मैं कि डेरिवेशन वाले प्रश्न 5 नंबर के लिए आते हैं, और डेरिवेशन वाले प्रश्नों को मेरे प्यारे बच्चों बताया नहीं जा सकता है एक वीडियो में, क्योंकि अगर मैंने 4-5 डेरिवेशन बता दूंगा तो 2 से ढाई घंटे का वीडियो बन जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगा। इसलिए गॉस की प्रमेय को मैं अलग से समझा दिया हूं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग 5 नंबर के डेरिवेशन वाले प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको अलग से आप लोग जरूर से जरूर तैयार कर लेना, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा सा कि इस प्रमेय के अनुसार, क्योंकि इसलिए बता दिया हूँ इसको क्योंकि कभी कभी छोटे 2-3 नंबर के लिए ये कभी कभी पूछ देता है। तो इस प्रमेय के अनुसार देखो, गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग क्या कह रहा है। इस प्रमेय के अनुसार कह रहा है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो कोई बंद पृष्ठ है, तो कह रहा है कोई किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध, मतलब उस पृष्ठ पे जो क्यू आवेश लग रहा है वो क्यू आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे जो फाई ई होगा विद्युत फ्लक्स, फाई ई बराबर ये जो क्यू आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो हो जाएगा आप लोगों का फाई ई बराबर मेरे प्यारे बच्चों 1/ε0 इंटू क्यू को पीछे हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा फाई ई बराबर क्यू को गुणा 1 में करोगे तो क्यू, अब बटे नीचे क्या हो जाएगा आपका ε0। तो यह फार्मूला निकल के आ गया। अब इतना ही छोटा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यह बहुत बड़ा है। जब इसका आप अनुप्रयोग करोगे डेरिवेशन तो यह बड़ा है। 5 नंबर के लिए प्रश्न आता है, लेकिन मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, थोड़ा सा इसको तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि डेरिवेशन वाला प्रश्न बताना असंभव है, क्योंकि बताने लगूंगा तो 2-3 से ढाई घंटे की वीडियो बन जाएगा। लेकिन बता दे रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। गॉस की प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग बता दिया, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना मेरे प्यारे बच्चों अलग से। क्लियर है? चलिए, तो ये भी प्रश्न मैंने बता दिया आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये भी प्रश्न डेरिवेशन का ही है। ये भी आपको तैयार करना है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये भी 5 नंबर के लिए डेरिवेशन वाला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी आपको अलग से तैयार करना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बचा देता हूँ, इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, लेकिन डेरिवेशन आप इसको तैयार कर लेना। जैसे अक्षीय स्थिति में क्या होता है कि अगर हम अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर हम व्यंजक देखें, तो अक्षीय स्थिति में यहाँ पे लिखेंगे, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में क्या होता है, तो अक्षीय स्थिति में ई बराबर मेरे प्यार बच्चों, ई बराबर फार्मूला होता है 1/4πε0 और यहाँ पे 2p बटे में r क्यूब होता है। यह होता है मेरे प्यारे बच्चों अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, ये डेरिवेशन वाला है, तैयार जरूर से कर लेना। और दूसरा होता है आपका निरक्षीय स्थिति में। क्या होता है निरक्षीय स्थिति में, चलिए इसको देख लेते हैं। निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, तो उसको आप देख लीजिए। वो होता है मेरे प्यारे बच्चों ई बराबर 1/4πε0 और p बटे क्या होता है आर क्यूब होता है। यह होता है निरक्षीय स्थिति में। मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर के लिए डेरिवेशन आते हैं, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला देखिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, ये भी डेरिवेशन है 5 नंबर का ही। चलिए मैं इसको बता देता हूं, ठीक है, इसका फॉर्मूला बता देता हूं, इसके बाद इसका डेरिवेशन भी आप लोगों को दिखा देता हूं कि इसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पूरा पूरा करा देता हूं। देखो, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण, ठीक है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल, कह रहा है कि अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है, पहले आप इसको समझ लीजिए, इसका डेरिवेशन में बता देता हूं। ठीक है, पूरा कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा, 5 नंबर आपका आज ही तुरंत क्लियर हो जाएगा। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में, ये समान विद्युत क्षेत्र में, तो समान विद्युत क्षेत्र में कह रहा है कि द्विध्रुव रखने पर, तो अगर हम एक द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो द्विध्रुव अगर हमने यहाँ पे रख लिया, ये ए पॉइंट हो गया, या बी पॉइंट हो गया, ठीक है, तो द्विध्रुव रखने पर बल आघूर्ण पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा।
क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कहां से निकला। अभी डेरिवेशन दिखा रहा हूं, अभी इसका डेरिवेशन अभी मैं दिखा देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। आपको मालूम है कि टाउ का यहाँ पे, टाउ जो है बल आघूर्ण का काम करता है। पी क्या है मेरे प्यार जो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। और यहाँ पे ई जो है मेरे प्यार जो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है। और अगर हम इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है न्यूटन मीटर इसका। ठीक है। अब इसको दिखा देता हूं मेरे प्यारों जो, उसको कंप्लीट देख लेना। ठीक है। और एक आता है मेरे प्यारों से, देखो ये भी आपका डेरिवेशन ही है, ये 5 नंबर का है, ये भी आपको तैयार करना है। जो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, वो लिख के लिखिए, गारंटी मेरा कि आने वाला है, उसको बाहर नहीं आएगा। अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण, अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका क्या फार्मूला होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और कोष्टक में 2 पाई/r होता है। ये भी डेरिवेशन है मेरे प्यारे बच्चों, किसी कीमत पे आप इसको तैयार कर लीजिएगा, किसी कीमत पे, मैं बता रहा हूं ना, किसी कीमत पे आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ये भी डेरिवेशन है 5 नंबर के लिए, तो ये इसको तैयार कर लीजिएगा। और रह गई बात यह वाला कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल आघूर्ण, इसका डेरिवेशन में दिखा देता हूं। क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बल आघूर्ण का फार्मूला प्राप्त करने के लिए बोला है, डेरिवेशन वाला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पे स्टार आप बना लो। और इस प्रश्न को बेहद ध्यान से आप लोग इस प्रश्न को समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। थोड़ा समय लगेगा लेकिन इसको ध्यान से समझना, क्योंकि प्रश्न आता है, डेरिवेशन वाला प्रश्न है, कैसे इसकी उत्पत्ति करेंगे हम लोग, आघूर्ण का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए यह जो लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, इस लिखने को छोड़िए, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले समझिए क्या है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव आघूर्ण पर बगने वाले बल का आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त करना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक समान विद्युत क्षेत्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पे पेज में दिख रहा होगा, यह आप लोगों का एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे हम करेंगे क्या हमारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हम एक विद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक विद्युत द्विध्रुव बना देता हूं, यह है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को, बेहद इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर से बनेंगे। ठीक है, 5 नंबर के लिए या 3 नंबर के लिए 100% बनेंगे। यह बन गया, मैंने बना दिया है विद्युत द्विध्रुव। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों इसका नाम मैंने ए रख दिया, ए पॉइंट, और ए वाला का बी पॉइंट मैंने नाम रख दिया। ध्यान से समझना। और यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे -q आवेश है इस बिंदु पे, और इस बिंदु पे बी वाले पे +q आवेश है। ध्यान से समझिएगा, इस वाले बिंदु पे मैंने -q आवेश मान लिया, इस वाले बिंदु पे +q आवेश मैंने मान लिया। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से आप समझो कि अगर इस बिंदु को मैं आगे बढ़ाता हूं इस तरह, ठीक है, इस रेखा को आगे बढ़ा रहा हूं और इसको नीचे में लेके आ रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेगा। मान लीजिए यहाँ पे काट दिया। जब यहाँ पे काट दिया, इस बिंदु का नाम आप ओ रख लो। क्या नाम रख लो, ओ। और इनके साथ ये जो कोण बना रहा है वो थीटा कोण बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। अब एक चीज और ध्यान से समझो, ये जो ए बी है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से मैं एक चीज समझा देता हूं। देखो ये जो द्विध्रुव मैंने बनाया है, दो ध्रुव ए बी, तो जो द्विध्रुव है, तो विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम 2l से डिनोट करते हैं। दूरी का ये या लंबाई के, ये बात को हमेशा आप याद रख लेना है कि द्विध्रुव, जो विद्युत ध्रुव है, उनके बीच की दूरी या लंबाई को हम 2l से डिनोट करते हैं। तो यह वाला बिंदु 2l हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों। क्या हो जाएगा, 2l, मतलब यह वाला जो है ये क्या हो जाएगा, 2l हो जाएगा। ध्यान से समझना, बिल्कुल एक एक स्टेप। तो यह 2l हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हैं, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब ध्यान से एक चीज आप समझो मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों, F/Q। क्या होता है, F/Q। अगर मैं यहां से F निकालूं तो F बराबर क्या हो जाएगा, E/Q। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। E/Q होगा, चाहे इसको आप E आगे लिख लो और Q आगे लिख लो, E बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो F बराबर QE होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे जो A बिंदु है, तो A बिंदु पे एक बल काम करेगा। ठीक है,
वह बल F जो होगा वो QE काम करेगा, F बराबर QE। इसी तरह बिंदु B पे भी एक बल काम करेगा, उसका भी आप लोगों का ये होगा Q और E ही होगा। यहां तक चीजें समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान से आप लोग समझना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक पेज ले लेता हूं इसको समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं साइड कर देता हूं और यहीं से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों एक चीज देखिए कि एक त्रिभुज बन रहा होगा, त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी त्रिभुज बन रहा है। तो आप लिखोगे त्रिभुज ए ओ बी में। तो त्रिभुज ए ओ बी में एक चीज आप देखिए कि त्रिभुज ए ओ बी में हम लोग लगाएंगे साइन थीटा। क्या लगाएंगे? साइन थीटा लगाएंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे के कड़ होता है। आपको मालूम है मेरे प्यारों जो लंब क्या है यहाँ पे? तो लंब यहाँ पे आपका ओ बी है या बी ओ है, क्योंकि ये 90 अंश 90 अंश को 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ कहलाती थी, तो कड़ हो गया और ये लंब हो गया। लंब यहाँ पे क्या मेरे प्यारों जो ओ बी है, बट एक कड़ हमारे पास क्या है? तो कड़ हमारे पास ए बी है, क्योंकि 90 अंश के सामने वाली भुजा कड़ कहलाती है। तो कड़ हमारा पास ए बी आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, इसी के नीचे आपको लिखना है क्या, देखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों साइन थीटा बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर बी ओ, ओ भी कहिए या इसको बी ओ कहिए, दोनों बात एक ही है। तो इसको बी ओ कहिए चाहे ओ बी कहिए, बटे में ए बी। तो ए बी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कर्ण है, और ए बी की दूरी कितनी है? 2l। तो ए बी की जगह हम लिख देंगे 2l, लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? 2l। अब इसको मैं साइड करता हूं, ठीक है। यहाँ पे अब नीचे आइए, अब ये यहीं से पूरा का पूरा गेम होगा। 2l हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक चीज आपको मालूम है कि यहाँ पे हम करेंगे इसको, बी ओ की दूरी निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा बी ओ बराबर, ये जाके गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 2l साइन थीटा। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। यहां तक आपको देखिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं आराम आराम से समझा रहा हूँ। सब समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? यहां तक तो सारे बच्चों को दिक्कत नहीं होगी, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2l साइन थीटा। अब एक चीज ध्यान देखिए कि बल आघूर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? बल आघूर्ण बराबर, तो बल आघूर्ण जिसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बल गुणे लंबवत दूरी। क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी होता है। तो यहां से एक चीज देखिए, ये हो जाएगा आपका टाउ बराबर, ध्यान से, बल, ठीक है। तो बल को हम लोग किससे नोट करते हैं? एफ से, इंटू लंबवत को हम डी से नोट करते हैं। डी कभी कभी आर भी लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाउ बराबर एफ इंटू डी हो जाएगा। अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा टाउ बराबर एफ, ठीक है। और एफ बराबर अभी हमने देखा यहाँ पे कि एफ बराबर क्यू ई होता है, ठीक है। तो एफ बराबर हम क्या लिख देंगे? क्यू और ई लिख देंगे, इनटू में डी, ठीक है। तो डी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? दूरी, ठीक है। और दूरी अभी आया है, ठीक है, बी ओ की दूरी। लंबवत दूरी यही तो हुआ, लंबवत दूरी आपका यही तो निकला है, ओ बी, लंबवत दूरी यही है। तो लंबवत दूरी अभी निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों 2l साइन थीटा। तो लिख देंगे 2l साइन थीटा। यहां तक चीजें क्लियर है? सारे बच्चों को समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। चलिए यहां तक आ गया। तो इसको अब हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? इसको कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ बराबर हम क्या करेंगे कि Q इंटू 2l को एक साथ लिख देंगे एक कोष्टक में, और बाहर आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? E साइन थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान से आप लोगों में एक परिभाषा याद दिला देता हूं कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये मालूम है आपको? क्या है? इसको हम लिख सकते हैं Q बटे 2l बराबर P। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब यहां पे फिर ध्यान समझिएगा, P क्या है? तो P आपका है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? कि दो आवेशों में से कोई एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल, उनके बीच की दूरी क्या है? 2l। उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो P बराबर फार्मूला होता है Q इंटू 2l।
तो हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना। यह हो जाएगा टाउ बराबर मेरे प्यारे बच्चों Q इंटू 2L। इसको हम P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो जाएगा P, और इधर बच गया आपका E, और यह हो गया आपका साइन थीटा। यही मेरे प्यारे बच्चों बल आघूर्ण का व्यंजक हो गया मेरे प्यारे बच्चों प्राप्त। ठीक है, टाउ बराबर P ई साइन थीटा। क्या यही उत्तर है? जी बिल्कुल यही है। तो इस तरह डेरिवेशन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, और शुरू में आपको कैसे लिखना है? तो शुरू में आप लोगों को पहले यह लिखना है, पहले आप लोग आंसर में यह लिख लीजिएगा, तब इसके बाद जो डेरिवेशन क्या वो छापिएगा। क्या है? वही चीज, माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान, वही चीज जो मैं चित्र में बनाया वही चीज तो है, कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है। ठीक है, तो यह विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, ई है, यह विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। तो यही है कि माना एक विद्युत द्विध्रुव ए बी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है, जो माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। तो वही माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इन आवेशों पर बराबर एवं विपरीत बल कार्य करता है। बराबर बल काम कर रहा है, देखिए क्यू यू बल यहाँ पे भी काम कर रहा है, क्यू यू बल यहाँ पे भी काम कर रहा है। ठीक है, तो यह बल जो है इधर लगेगा, यह वाला बल इधर लगेगा। फिर कह रहा है कि जो विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर प्रयत्न करता है, जो विद्युत द्विध्रुव घुमाने पर प्रयत्न करता है, कितना अंश का? थीटा अंश का कोण बना रहा है। बस इतना लिखने के बाद जो मैं डेरिवेशन किया हूं, ठीक है, ये वाला फिगर बना लीजिएगा, और यहां से त्रिभुज एओबी में ये सारी चीजें लिखते हैं, फिर यहां से लिखते हुए चले जाइएगा। पूरा का पूरा यह यहाँ पे व्यंजक हो गया प्राप्त। किसका व्यंजन? बल आघूर्ण का व्यंजक। किसका? बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का व्यंजक हमने यहाँ पे प्राप्त कर दिया। बिल्कुल क्लियर। 5 नंबर के लिए भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल इसके लिए तैयार रखना आप लोग। इतना डिटेल में कोई आप लोगों को एक्सप्लेन करके नहीं बताने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बेहद वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे आप ट्रिपल फोर्थ जितना स्टार बनाना है बना लो, हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सेम उसी मेथड पे है। अब यहाँ पे किए गए कार्य का व्यंजन प्राप्त करना है, ये भी डेरिवेशन ही है, समझ लीजिए। तो किए गए कार्य का व्यंजन प्राप्त करना है मेरे प्यारे बच्चों। वो चीज देखिए, ये चीज बाद में समझिएगा कि क्या चीज है, जब समझा लूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें फिर वही काम करना है आप लोगों को। एक समान विद्युत क्षेत्र बनाना है। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र मैंने बना दिया। ठीक है, तो देखिए इधर का साइन अब दिखा दो, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र जो एक तरफ दर्शा रहे हैं, जिसे हम लोग ई से डिनोट करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र। फिर वही चीज मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम वहां पे बनाएंगे एक द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे द्विध्रुव बना लेते हैं, एक नीली पेन से बना लेता हूं समझाने के लिए। ठीक है, जैसे उसमें बनाया था मैंने, बस वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लागू होगा, थोड़ा सा समझने वाला फर्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी मान लिया। सेम वही कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों है। यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे आपका प्लस क्यू आवेश है इस बिंदु पे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या है कि यहाँ पे थीटा अंश का कोण बना रहा है, इसके साथ समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा अंश का कोण बना रहा है। देखिए वही चीज बोला है, पढ़ के सुना भी देता हूं। बोला है कि माना पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक विद्युत द्विध्रुव किसी एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा है तथा विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के भीतर घुमाया जा रहा है, मतलब उसके भीतर घुमाया जा रहा है। तो माना विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाता है। देखिए समान विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है, तब विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। तो यहां तक लिखने के बाद नीचे में जो करूंगा उसके नीचे उतारिएगा। पहले यह चीज समझ लीजिए, यहां तक चीजें क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, अभी आपने देखा एक चीज, अभी आपने फॉर्मूला देखा कि टाउ बराबर, अभी हमने फॉर्मूला की उत्पत्ति किया कि पी ई साइन थीटा होता है। अभी मैंने डेरिवेशन किया था, अभी जस्ट इसके पहले वाला प्रश्न किया था, बिल्कुल सही। यहां हो गया। अब मेरे प्यार बच्चों हम लोग लिखेंगे, यहां से लिखिएगा आप लोग कि द्विध्रुव को, यहां पे आपको हेडिंग बना के लिखना पड़ेगा। क्या हेडिंग है? लिखिए कि ब्लैक पेन से लिखता हूं, द्विध्रुव को सूक्ष्म, द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन, सूक्ष्म विस्थापन को हम बोलते हैं डी थीटा।
क्या बोलते हैं, डी थीटा। तो द्विध्रुव को सूक्ष्म विस्थापन डी थीटा करने पर किया गया कार्य, किया गया कार्य। अब मेरे प्यारे बच्चों इसका मेथड आप समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। कहने का मतलब यह है कि जो द्विध्रुव आपको दिख रहा है उसको थोड़ा सा अगर मैं घुमाऊं, तो थोड़ा सा घुमाने के बाद देखता हूं कि किया गया कार्य कितना हो रहा है। थोड़ा सा घुमाऊं, तो थोड़ा सा घुमा के देख लेते हैं। मान लीजिए कि इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूं यहां, ठीक है, मैंने थोड़ा सा घुमा दिया। देखिए थोड़ा सा जब इसको मैं घुमा दूंगा इस साइड, तो थोड़ा सा घुमा दिया, तो यहाँ पे मान लीजिए कि विस्थापन कितना है, डी थीटा। तो यहाँ पे डी थीटा का कोण बना रहा है, डी थीटा कोण बना रहा है। अब यह बी आ गया, तो बी डैश इसका नाम रख लीजिए, इसका नाम ए डैश रख लीजिए। तो थोड़ा सा घुमाया, मान लीजिए कि डी थीटा कोण एंगल तक मैंने क्या किया, इसको घुमा दिया। तब क्या होगा, तब किया गया कार्य बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये पूछ रहा है। तो किया गया कार्य बराबर क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे डी डब्ल्यू बराबर किया गया कार्य। आपको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों की फार्मूला, मेन फार्मूला क्या होता है, कार्य बराबर फार्मूला होता है आपका बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, यह फार्मूला होता है किया गया कार्य का। आपको भी मालूम है किया गया कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। अब यहाँ पे बल क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो बल यहाँ पे बल आघूर्ण है। अब बल आघूर्ण को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। तो टाउ गुणे विस्थापन, विस्थापन मतलब कितना, डीटा डी थीटा, इतना ही तो घुमाए हैं, तो डी थीटा लिख देंगे। अब यहां से ध्यान से समझिए, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू किया गया कार्य बराबर टाउ का वैल्यू अभी आपने देखा पीई साइन थीटा होता है, तो इसके जगह लिखेंगे पीई साइन थीटा, ठीक है। और इनटू में ये हो जाएगा आपका डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि किया गया कार्य कितना आ गया, डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, थोड़ा सा घुमाना है। तो अब मेरे प्यारों बच्चों हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज्यादा घुमाएंगे, ज्यादा घुमाने पे देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे फिर हम हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग रहेगी आपकी, उसके नीचे लिखिएगा अगली हेडिंग रहेगी कि द्विध्रुव, अगली हेडिंग लिखिएगा द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में, थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। अगर हम थीटा वन से थीटा टू तक घुमा देते हैं तब कितना कार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा कि यहाँ पे किया गया कार्य कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे समाकलन जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, समाकलन। तो समाकलन Q2 और यहाँ पे हो जाएगा Q1, ठीक है, मतलब थीटा टू थीटा वन, ठीक है, थीटा वन है, यह हो जाएगा थीटा टू। तो थीटा वन थीटा टू बराबर हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों पीई साइन थीटा, और इनटू में क्या था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डी थीटा। कुछ किया नहीं मेरे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं। आप सोचोगे ये क्या किया हूं, देखो द्विध्रुव को थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य जो होता है डब्ल्यू बराबर, यहाँ पे समाकलन लग जाता है। तो समाकलन थीटा टू थीटा वन और ये वाला फॉर्मूला पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, बस इतना हो गया। अब ध्यान से आप समझिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे क्या हो जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू बराबर, ठीक है, इस पीई को हम आगे करेंगे तो हो जाएगा पीई समाकलन थीटा टू थीटा वन, यहां क्या बच जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए आपको मेरे प्यारे बच्चों सबको मालूम है कि अगर फॉर्मूला आपको मालूम है कि समाकलन अगर हम साइन थीटा का करते हैं, तो साइन थीटा का अगर हम समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है। यह फॉर्मूला मैथ वाले जितने विद्यार्थी होंगे उनको मालूम होगा कि साइन थीटा का समाकलन करते हैं तो माइनस कॉस थीटा आता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि पीई, पीई और यहाँ पे समाकलन जब करेंगे इसको हटाएंगे तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो पीई लिमिट माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा थीटा टू और यहाँ पे हो जाएगा थीटा वन, ठीक है। इसको मेरे पास जो लिमिट बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए आप करोगे क्या, तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, इस माइनस को बाहर कर दो, ये माइनस अंदर तो बाहर करोगे तो माइनस पीई, ठीक है, फिर लिमिट में हो जाएगा आपका कॉस थीटा और लिमिट बंद थीटा टू और थीटा वन। यहां तक चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। इसके बाद क्या करोगे देखिए ध्यान से, इसके बाद मेरे प्यार बच्चों क्या होगा कि कैपिटल डब्ल्यू बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस पीई
तो माइनस पीई। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लगाएंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट में हम लोग लिखेंगे, अपर लिमिट मतलब ये चीजें यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक है, अपर लिमिट ये होता है लोअर लिमिट। अब यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे प्यार बच्चों कि कैपिटल डब्ल्यू बराबर ये हो जाएगा पीई। ठीक है, पी माइनस मैंने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लूंगा तो यह कॉस आगे आ जाएगा और यह कॉस पीछे चला जाएगा, तो पी अब माइनस खत्म हो जाएगा। तो पी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा वन आगे आ जाएगा और कॉस थीटा टू क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा इस माइनस को कॉमन लेने पे। ये आप लोग जानते हो। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो गया मेरे प्यार बच्चों। ये हो गया आप लोगों का मेन फार्मूला, यही आप लोगों को सिद्ध करने के लिए बोला था। ठीक है, और एक और नया इससे फार्मूला आप बना सकते हो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे दे देता है कि थीटा वन बराबर अगर हम 0 डिग्री मान लेते हैं और थीटा टू बराबर अगर हम सिर्फ थीटा मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में आप कैपिटल डब्ल्यू का वैल्यू देखोगे तो पीई और कोष्टक में कॉस थीटा वन का वैल्यू अगर 0 मान लूं तो कॉस 0 अंश का मान कितना होता है 1, अब माइनस या कॉस थीटा टू का वैल्यू थीटा मान होते हो जाएगा कॉस थीटा। तो कभी कभी यह देखे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसका निगमन बताइए, कभी कभी यह फार्मूला देकर ही पूछ देता है कि इसका निगमन बताइए मेरे प्यारे बच्चों। अन्यथा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसका निगमन यहां तक आप करना। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो को थोड़ा एक बार और देखोगे ना तो सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ से उत्पत्ति हुआ है। इसी को डेरिवेशन बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ में आता नहीं है, बहुत सारे टीचर समझा ही नहीं पाते हैं सारे बच्चों को, तो इसलिए मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन इतना आराम से समझा रहा हूँ कि आप बेहद अच्छे तरीके से समझ पाओ और ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो छोड़ोगे नहीं, सारे क्वेश्चंस करके चले आओगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इसके न्यूमेरिकल देख लेते हैं कि इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, अब न्यूमेरिकल को देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है कि एक विद्युत द्विध्रुव 100 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा है तथा उस पर 6 गुणे 10 पे पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए। तो विद्युत ध्रुव के आघूर्ण की गणना कीजिए, पी का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हमने फार्मूला देखा ना, फार्मूला क्या था मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। इसी फार्मूले पे मेरे प्यारे बच्चों न्यूमेरिकल है। इस फार्मूले बहुत न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, जिसमें से ये न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले जो जो मान दिया है उसको लिखेंगे। न्यूमेरिकल हल करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जो मान दिया है पहले उसको आप रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एक विद्युत द्विध्रुव 100 न्यूटन कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पे ई का वैल्यू दे ही रखा है आपको मालूम है, तो ई बराबर यहाँ पे लिखेंगे कि ई बराबर आपको वैल्यू दे रखा है कितना, 100 न्यूटन प्रति कूलाम, तो 100 न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद करा 30 डिग्री का कोण एंगल थीटा बराबर 30 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री हमने लिख दिया, जो दिया है हम लिख रहे हैं। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों कह रहा था उस पर 6 गुणे 10 पे पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है, तो बल आघूर्ण टाउ का वैल्यू भी दिया हमें, तो टाउ बराबर हमें वैल्यू दिया है 6 गुणे 10 पे पावर माइनस 24 न्यूटन मीटर। जो जो दिया है हम पहले उसको लिख रहे हैं। फिर विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की गणना पूछा है, मतलब P बराबर क्वेश्चन मार्क, P का वैल्यू पूछा हुआ है। तो फार्मूला आपको मालूम है कि टाउ बराबर P साइन थीटा होता है, इस P का वैल्यू पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम पहले फार्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ फार्मूला क्या है कि टाउ बराबर P साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ में P का वैल्यू निकालना है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर मेरे प्यार बच्चों यह हो जाएगा T और ये सब बटे में चले जाएंगे, तो T मतलब टाउ कहिए चाहे T कहिए, तो टाउ बटे में क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों E साइन थीटा। होगा कि नहीं, बिल्कुल वैल्यू रखिए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, टाउ टाउ का वैल्यू दे रखा है 6 गुणे 10 पे पावर माइनस 24 और बटे में ई का वैल्यू दे रखा है 100 न्यूटन प्रति कूलाम, तो यहाँ पे 100 रख देंगे, अगुड़े ये हो जाएगा आपका साइन और थीटा का वैल्यू कितना है 30 अंश है। ठीक है, तो अब यहां से हल करेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 गुणे 10 पे पावर माइनस 24 बटे ये हो जाएगा 100 गुणे साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहां से हम हल करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों,
P बराबर हो जाएगा 6 गुणे 10 पे पावर माइनस 24 और बटे में ये 100 है तो 100 को हम 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो 10 का स्क्वायर गुणे 1 बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए Pe बराबर, अब सबको ऊपर भेजिए, 2 को ऊपर भेजेंगे तो 6 दूनी के 12, तो ये तो 12 हो जाएगा। और गुणे ये देखिए 10 पे पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं? तो 10 पे पावर माइनस 2, तो 10 पे पावर माइनस 24 और 10 पे पावर माइनस 2 जोड़ के हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 26। होगा कि नहीं मेरे प्यारों? बिल्कुल होगा। अब पी बराबर क्या हो जाएगा, दशमलव, एक दशमलव इधर ला दीजिए। तो अगर 1.2 करते हो, यहाँ दशमलव अगर आप एक अंक इधर लगा रहे हो तो एक अंक जुटेगा, मतलब 10 पे पावर 1 जुटेगा। तो 10 पे पावर 1 जुड़ेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारों? 10 गुणे माइनस 25, क्योंकि 10 पे पावर प्लस 1, तो प्लस 1 माइनस 26, माइनस के 25 से होगा। ठीक है, तो ये उतना हो जाएगा मेरे प्यारों क्या, कूलाम मीटर। यह फाइनल आंसर आ गया, कूलाम मीटर। दिख रहा है कि नहीं? आप लोगों को दिख रहा होगा, कूलाम मीटर। क्लियर है मेरे प्यारों? समझ में आ गया? क्लियर, देखिए कितना सिंपल है। तो ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और अच्छे तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया और समझ में भी आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। चलिए मेरे प्यारों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। देखिए क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए जो 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद जिस पर 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश है को संतुलित कर सके। तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, मतलब ई का वैल्यू पूछा हुआ है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दिया है पहले आप उसको नोट कीजिए। तो यहाँ वैल्यू क्या दिया है मेरे प्यारो बच्चों? तो यहाँ पे 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान, एम का वैल्यू दे रखा है मेरे प्यारो बच्चों। किसका? एम का। तो एम बराबर आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 0.001। ठीक है, और वो भी मिलीग्राम में दे रखा है, मिलीग्राम। तो मिलीग्राम से पहले हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे, ग्राम में चेंज करेंगे तो 0.001 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, अब ग्राम से हम लोग किलोग्राम में चेंज करेंगे। जब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.001 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 गुणे 10 पे पावर माइनस 3, मतलब 10 पे पावर माइनस 3 का और गुणा कर देंगे तो ये आपका किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 0.001 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 और 10 पे पावर माइनस 3, 10 पे पावर माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, इतना किलोग्राम। अब यहाँ पे देखिए दशमलव को इधर ला दीजिए। जब दशमलव को 3 अंक इधर लाएंगे तो ये सिर्फ 1 हो जाएगा। और जब दशमलव को इधर लाते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो घाते जो है माइनस में हो जाती है। तो 1 2 3 जीरो लेके आ रहे हैं तो 10 पे पावर माइनस 3। तो यहाँ पे 10 पे पावर माइनस 3 का गुणा करोगे और 10 पे पावर माइनस 6 और 10 पे पावर माइनस 3 गुणा होकर हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 9, क्योंकि माइनस 6 और माइनस 3 जुड़ेगा तो माइनस 9 हो जाएगा। तो ये गुणे 10 पे पावर माइनस 9 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे कि बस इतना ही वैल्यू रख के मान निकालने लगते हैं, तो गलत हो जाएगा। जब भी मिलीग्राम में दिया है उसे ग्राम में चेंज कीजिए, ग्राम से फिर आप किलोग्राम में चेंज कीजिए। जब किलोग्राम में चेंज कर देंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा काटाना आप लोगों के लिए। तो पहले हम लोग वैल्यू को किलोग्राम में चेंज कर दिया। इसके बाद देखिए क्या बोला है मेरे प्यार बच्चों। तो यहाँ पे बोला है मेरे प्यार बच्चों कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। आपको मालूम है कि आवेश पे, ठीक है, तो आवेश पे इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कितनी होती है मेरे प्यार बच्चों? तो 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19 कूलम होता है एक ही इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 का गुणा कर दीजिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन पे आवेश की मात्रा इतना हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और पूछा क्या आपसे कि उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ई बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक नहीं होना। अब आपको मालूम है मेरे प्यार जो फार्मूला कि ई बराबर फार्मूला क्या कहता है, एफ बटे क्यू। यही तो होता है, बल बटे कूलम। ठीक है, आवेश, बल बटे आवेश होता है। तो ई बराबर एफ बटे क्यू होता है। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं मेरे प्यार बच्चों ध्यान से, कि जब यहाँ पे बूंद की बात किया है, जब भी बूंद की बात करें, चाहे डोरी की बात करें, चाहे नीचे लटके हुए किसी भी वस्तु की बात करें, ठीक है, तो उस केस में एफ का मान जो होता है मेरे प्यार बच्चों वो एम जी हो जाता है। एफ का मान एम जी, मतलब एफ बराबर क्या हो जाता है, एफ बराबर एम जी। एफ का वैल्यू हम लोग क्या रखने लगते हैं, एम जी रखने लगते हैं। तो मेरे प्यारो ये हो जाएगा ई बराबर एफ की जगह हम लोग क्या रखेंगे, एम जी, और बटे में हो जाएगा यहाँ पे क्यू। एम क्या है मेरे प्यारो चौथ, एम द्रव्यमान है, जी क्या है तो गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। तो यहाँ ई बराबर मेरे प्यारो चो एम, द्रव्यमान कितना है अभी हम लोग निकाला है
1 गुणे 10 पे पावर माइनस 9 किलो। ठीक है, और गुणे में क्या हो जाएगा जी, जी जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, क्या रखेंगे 10। क्लियर है। वैसे तो मेरे प्यार 9.8 होता है, लेकिन हम 10 लिखेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और बटे में क्या हो गया क्यू। ठीक है, क्यू का यहाँ पे वैल्यू दिए रखा है 3 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। ठीक है, तो यहाँ पर रख देंगे 3 गुणे 1.6 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। ठीक है, अब इसे कटाएंगे। ठीक है, तो कटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। ई बराबर हो जाएगा, जब 10 गुणा एक में करोगे तो ये तो 10 ही हो जाएगा, 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 9, और बटे में ये हो जाएगा 16 3 48, मतलब 4.8 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। जब इतना सॉल्व करोगे मेरे प्यारे बच्चों, जब ये इसको इससे कटाओगे, तो ई बराबर जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2.04 न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। जब इसे कटा के लास्ट में आंसर देखोगे, तो ई बराबर 2.04 न्यूटन कूलाम आ जाएगा। ये हो जाएगा फाइनल आंसर इसका। नोट कर लीजिए मेरे प्यारों, इतना आसान कोई आप लोगों को बताने वाला नहीं है पूरे यूट्यूब पे। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को, तो इस न्यूमेरिकल को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये न्यूमेरिकल है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न 13वां, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कि एक अनंत लंबाई के समान रूप से आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व जो है वो 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 3 कूलाम मीटर है, कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, यहाँ पे रैखिक आवेश घनत्व का वैल्यू आपको दिया है, मतलब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों लेमडा का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो लेमडा लेमडा ये क्या है, तो रैखिक आवेश घनत्व है। तो लेमडा बराबर यहाँ पे दे रखा है आपको 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 3। ठीक है, कूलाम प्रति मीटर, ये वैल्यू दे रखा है। और बोला है कि तार से 2 सेंटीमीटर दूर, मतलब आर का वैल्यू, आर का वैल्यू मेरे प्यारों चो यहाँ पे दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में चेंज कर दो, मीटर में चेंज करोगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 पे पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है, इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया। फिर पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, मतलब ई का वैल्यू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब ई का वैल्यू। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोगों को जानना है, सबसे पहले रैखिक आवेश घनत्व जानते हैं किसे कहते हैं। देखिए, रैखिक आवेश घनत्व की चर्चा किया है, तो रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं। कह रहा है कि प्रति एकांक लंबाई पे, अगर हम देखें तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा, वितरित आवेश की मात्रा को ही हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, रैखिक आवेश घनत्व का मतलब कि प्रति एकांक लंबाई पर, प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को ही हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो लेमडा बराबर क्यू अपान कैल होता है। तो रैखिक आवेश घनत्व भी आपको समझ में आ गया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमसे पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ पे अनंत लंबाई, तो अनंत लंबाई पर जब भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, जब अनंत लंबाई बोल दे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फार्मूला होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 लैम्डा/आर, यह फार्मूला होता है अनंत लंबाई के लिए। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ई बराबर मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू क्या दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग जानते ही हो कि 9 गुणे 10 पे पावर माइनस 9 होता है। ठीक है, और गुणे 2 है तो आप लिखोगे 2 गुणे लेमडा का वैल्यू आपने शुरू में ही देख लिया, लेमडा का वैल्यू ये दिया हुआ है 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 3, और बटे में आर, और आर का वैल्यू दे ही रखा है 2 गुणे 10 पे पावर माइनस के 2। ठीक है, अब यहां से ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसिल। अब ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 10 पे पावर माइनस 3 है, ये है 10 पे पावर 1, तो 10 पे पावर माइनस 3 और प्लस 1 ये भी हो जाएगा 10 पे पावर माइनस 2, और 10 पे पावर माइनस 2 से 10 पे पावर माइनस 2 कैंसिल। तो यहाँ बच गया ई बराबर सिर्फ 9 गुणे 10 पे पावर 9 न्यूटन प्रति कूलाम। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों फाइनल आंसर।
समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? देखिए कितना सिंपल, बस कंसेप्ट समझना है, कंसेप्ट समझ गए, आसान है। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ गया आप लोगों को? प्रश्न नंबर 13 भी यहाँ पे कंप्लीट रूप से मैंने हल करा दिया। चलिए प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 क्या है मेरे प्यारे बच्चों? प्रश्न नंबर 14 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि एक माइक्रो कुलाम तथा -1 माइक्रो कुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। एक विद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ 5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है तो ज्ञात करना है। पहला विद्युत ध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है, दूसरा द्विध्रुव पर आरोपित बल अधिकतम बल आघूर्ण ज्ञात करना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि 1 माइक्रो कुलाम तथा -1 माइक्रो कुलाम के दो आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। तो ये पहला है, ये दूसरा आवेश, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी भी दे रखा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दूरी भी दे रखा है। अब मैंने बताया कि 2 सेंटीमीटर दूरी जो होगा वो 2L के बराबर होगा, क्योंकि अभी हमने जिक्र किया था, ठीक है। और यहाँ पे जो पहला आवेश है, तो पहला आवेश में बोला है कि 1 माइक्रो कुलाम दिया है, इस पे प्लस 1 माइक्रो कुलाम दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरे पे आप लोगों का -1 माइक्रो कुलाम दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आवेश का मात्रा क्या हो जाएगा? +1 माइक्रो कुलाम है तो 1 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा। या -1 माइक्रो कुलाम है तो ये इस पे हो जाएगा -1 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा, ठीक है, आवेश की मात्रा। क्लियर है? यहां तक तो समझ में आ गया ना आप लोगों को? और मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बोला है कि जो लंबाई है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2L बराबर दे रखा है आपको 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर तो इसको मीटर में चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर। तो सेंटीमीटर था तो इसको भी मैंने मीटर में चेंज कर दिया। तो जो जो चीजें हैं पहले मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे विद्युत ध्रुव का वैल्यू भी दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ई का वैल्यू भी दे रखा है। ई बराबर आपको दे रखा है 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, या वैल्यू ई बराबर भी दे रखा है। अब चलिए हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। सब जो जो वैल्यू दिया था मैंने सब कुछ डिटेल में लिख दिया। पहला है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पी का वैल्यू पूछा है, तो पी बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते ही है कि Q × 2L होता है, हमने अभी चर्चा किया था इसके बारे में। तो P बराबर Q × 2L होता है, तो यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा? तो P बराबर Q, Q का वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों इसमें से उठा लीजिए 1 × 10⁻⁻6, ठीक है। और इंटू 2L, 2L का वैल्यू अभी आपने देखा, 2L का वैल्यू कितना आया है? 2 × 10⁻⁻2 आया है। तो P बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2 × 10⁻⁻6, 10⁻2 जुड़ जाएगा तो 10⁻⁻8 कुलाम मीटर, ठीक है। यह P का वैल्यू आ गया, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ गया। क्लियर है? इसी तरह हम लोग दूसरा पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना सिंपल है। दूसरा पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण पूछा है, मतलब टाउ। तो टाउ बराबर फार्मूला क्या होता है? पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख लीजिए। और वो भी अधिकतम बल आघूर्ण पूछा है, मतलब टाउ मैक्सिमम वैल्यू पूछा है अधिकतम। तो टाउ का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों? यहाँ पे पीई, और आपको मालूम है कि साइन थीटा अगर अधिकतम वैल्यू पूछा है तो अधिकतम वैल्यू 90 अंश लेते हैं, तो साइन 90 अंश और साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो 1 का गुणा करोगे तो पी ही आएगा। तो टाउ मैक्सिमम वैल्यू पीई होता है, ठीक है। तो टाउ मैक्सिमम वैल्यू अधिकतम वैल्यू पी का मान तो अभी जस्ट आया है, आपने देखा 2 × 10⁻⁻8 आई इंटू ई का मान दिया है यहाँ पे 1 × 10⁻5, तो 1 × 10⁻5। तो यहाँ पे टाउ मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 को गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा 2, और 10⁻⁻8 और +5 घटेगा तो हो जाएगा 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये आ गया द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल आसान है। देखिए कितना आसान तरीके से बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक एक वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्लियर है? तो प्रश्न नंबर 14 भी मेरे प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझा दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चलिए देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। देखिए क्या है कि 5 × 10⁻⁸ कुलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों
तो आवेश Q का वैल्यू दे रखा है, Q बराबर आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 5 × 10⁻⁸ दे रखा है। साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर भी आपको दे रखा है 450 वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है। ठीक है, और पूछा क्या है कि कितनी दूरी पर, दूरी पूछा है, R बराबर क्वेश्चन मार्क पूछा है। और आपको मालूम है कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला जो होता है वो E बराबर होता है 1/4πε0 Q/R², यहाँ गुणा में होता है। यह फार्मूला होता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा ई का मान तो दे ही रखा है 450, तो ई का मान 450 बराबर, ठीक है, 1/4πε0 का वैल्यू आप लोग जानते ही हो कि 9 × 10⁻⁹ होता है, इंटू क्यू, क्यू का मान यहाँ पे 5 × 10⁻⁸ और बटे में R², ठीक है, और R² का वैल्यू हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। ये हो जाएगा आपका 450 गुणे, ये हो जाएगा आपका 9×5 = 45 हो गया। एक जीरो चाहिए तो यह 10⁻1 निकल जाएगा, 10⁻1 निकल जाएगा तो 10⁻1 मतलब 10 और 10 को गुणा होगा तो 450 हो जाएगा। एक पावर निकल गया मतलब 10⁻8 और गुणे यह हो गया आपका 10⁻⁻8 और बटे में यहाँ हो गया R²। अब यहाँ पे देखिए 450 से 450 कैंसिल, 10⁻8 10⁻⁻- कैंसिल, तो यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे नीचे भी कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। R² गुणा 1 में होगा तो R² बराबर 1 का गुणा इस 1 में होगा तो 1 ही आने वाला है। तो यहाँ R निकालोगे तो R वर्ग में है, इधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा, तो R बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही आता है, तो 1 मीटर आ गया मेरे प्यारे बच्चों R का वैल्यू। क्लियर है, चलिए समाप्त हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों जितना संभव हो सकता था, जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इस पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र तथा आवेश के, पूरे के पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने कवर करा दिया है। इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, पूरा संपूर्ण तैयारी आप लोगों का इंपोर्टेंट क्वेश्चन का हो गया। वैसे ये चैप्टर तो बहुत बड़ा है लेकिन मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को लिया है जो 99% चांसेस है कि ये आने वाले हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह वन शॉट डेली वीडियो आप लोगों को देखने मिलेगा, हर एक चैप्टर समाप्त कर दूंगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।